वंदना होगी और साइलेंट सुनेंगे आप। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्यमज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब कुशलस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा। सचित पयोदपनं एतं बुधानुशासनं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन और पूरी प्रकृति को नमन। अभी एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। मैं जेपी बोध, खंडेला सीकर, राजस्थान वाइस प्रिंसिपल और मंच पर विराजमान और सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। संस्थान जुगलपुरा, जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, विश्व रत्न, संविधान निर्माता और हम सब के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाकर जो ऐतिहासिक कार्य इस कमेटी ने किया है, मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूं और जोर से आप तालियां बजा के इनका स्वागत करें। कमेटी इस आयोजन में पधारे हुए हमारे सीनियर विधायक हैं दीपेंद्र सिंह जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे पिछले टर्म में 8 से 13 में, उनके सुपुत्र बालेंदु सिंह जी, जिनका बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन और जय भीम के साथ आपने सुना। इसमें सुनीता देवी मीणा, जो सरपंच जुगलपुरा,
महावीर जिंदल, महेंद्र सिंह जी खंडेलवाल जो कि पढ़ाई सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई भरत मेघवाल जो हमारे विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा बनी हुई है वहां के पार्षद हैं, कालूराम गोठवाल जी अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी स्वयं एवं ग्राम पंचायत जुगलपुरा, हमारे वकील साहब जिनका क्या नाम महावीर जिंदल आ गया, छोटू भैया पत्रकार, मोहनलाल जी बुलकर, धनालाल जी बुलकर, जगदीश जीजर, जेपी बोहत जी, मोहन योगी जी, पीएस मेंबर, सरपंच सुनीता का नाम आ गया, मोहनलाल जी पंचायत समिति सदस्य, सिंह मीणा, बलराम यादव, भामासा, हंसराज जी अब्बाना, बनवारी लाल मेहरडा प्रदेश महासचिव और समस्त जो इधर राइट साइड में बैठे हैं पंचायत समिति मेंबर, हमारे सरपंचगण, पत्रकार बंधु और मोदियों से भी महंगे सामने विराजमान मेरे किसान भाइयों, मेरी माँ और बहनों, साथियों, सबसे पहले सबको जय भीम। मैं आपसे बहुत लंबी वार्ता करना चाहता था लेकिन आज दुर्भाग्य रहा। मैंने बहुत कहा था कि सीकर वाली मूर्ति या तो 10 को कर लो या जुगलपुरा की 10 को कर लो, लेकिन दोनों नहीं माने। आपकी 9 को प्रोग्राम हो गया और आगे अब फोन पे फोन आ रहे हैं क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है और बीच में 10 जगह रोक लिया गया। मुझे ऐसा पता होता तो मैं 9 बजे घर से निकलता। अब 100 आदमी आपके बीच में खड़े थे क्योंकि उनका प्रेम था। ये बीच में अभी एक ठाणी में महिलाएं खड़ी थी जहां उनके मकान टूट रहे थे, मेरे पास आए थे, मैंने फोन भी किया था कलेक्टर साहब को, सबको, वो लोग भी स्वागत में थे। तो मैं सब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि आपके बिना के समय अगर आपका हमारे प्रति और बाबा साहब के प्रति आदर नहीं होता तो इतनी संख्या में आप इकट्ठे नहीं होते। इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि आप अपना अमूल्य समय, क्योंकि अभी खेती का समय है, फसलें कट रही है, अतिवृष्टि भी हो रही है और उस समय में निकाल करके और इतनी संख्या में आदमी, पुरुष, नौजवान और विशेषकर मैंने जो महिलाएं देख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी समाज की आपको विकास देखना हो तो जिस समाज के अंदर महिलाएं हर काम में बराबर का हिस्सा लेना लग जाए और अगर कॉलेज और स्कूलों में बराबर में पढ़ने लग जाए तो समझ जाओ उस समाज को कोई भी विकास से नहीं रोक सकता। ये बाबा साहब का कथन था। साथियों, ये मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके भेंट किया, लेकिन उस दिन एक बात लिखी थी उन्होंने, संविधान की किताब उसके पीछे देखना, उन्होंने कहा आज मैं इस संविधान के माध्यम से भारत के समस्त लोगों को राजनीतिक आजादी मिल जाएगी, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं आएगी असली प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा। इसलिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब बाबा साहब का जन्म हुआ ये देश गुलाम था। 1891 बाबा साहब स्कूल जाने लगे, बाबा साहब की छुआछूत होती थी, असमानता थी, हम जातियों में बटे हुए थे, ऊंच नीच का भाव था। बाबा साहब जब थोड़े 12वीं 13वीं में आए कॉलेज के टाइम में, उस टाइम साहू जी महाराज ने घोषणा की जो पिछड़े समाज के थे, उन्होंने कहा अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाहता है हम उसको स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे। बाबा साहब गए कोलंबिया, बाबा साहब गए लंदन की स्कूल में, साहू जी महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी, साथ में एक चीज डाल दी, एक बार चाय वगैरह बंद कर देना भैया, चाय वगैरह तो दिन भर पीते हैं, एक बार सारी चीजें ड्रॉप कर दो, मोबाइल भी बंद कर देना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद में जो हमारे नेता बचे उनको आप साफे भी पहनाओगे, मालाएं भी पहनाओगे, सब काम करोगे, लेकिन एक समय में 15-20 मिनट बोलूंगा, चाहे अपन दिन भर पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है 20-25 मिनट में, क्योंकि बार बार बीच में डिस्टर्ब होता रहता है। मैं आपसे ये कह रहा था कि साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दी, बाबा साहब बाहर पढ़ने गए, उस वक्त इस देश के अंदर लॉ की डिग्री प्राप्त नहीं हो सकती थी, इस देश के अंदर कॉलेज नहीं थे, इस देश के अंदर बिजली नहीं थी, कुछ लिमिटेड राजघरानों में थी। आजादी से पहले हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। इस जातिवाद का फूट का लाभ उठाकर पहले मुगल आकर के शासन किया और जब अंग्रेज आए उस वक्त भी हमारा देश मुगलों के अधीन था। बहादुर शाह जफर अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए 1680 के अंदर,
और उन्होंने देखा कि ये भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन जातियों में बंटा हुआ है, ऊंच नीच का भाव है, एक दूसरे की छाया छूने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी हालत तो ये थी कि हम लोग बस्तियों से बाहर रहने को मजबूर थे, हम असमानता के शिकार थे, हम शोषण के शिकार थे। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि असमानता है, हमारी एक शिक्षा का लाभ उठाकर, और धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज करने लगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आजादी मिली है रात रात में नहीं मिली है। अभी पीछे मैंने देखा थोड़े दिनों पहले वो कंगना, वो कह रही थी एक्टर, वो कह रही थी 14 से पहले जो आजादी मिली है वो तो माफी मांग के आजादी प्राप्त की थी। वो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे बीजेपी के नेताओं को, आपने इतिहास नहीं पढ़ा, भारत की आजादी का इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है साथियों, लाखों लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। मैं गया था जब विधायक था 3 से 8 में, सेलुलर जेल देखी मैंने पोर्ट ब्लेयर में, चारों तरफ उसके समुद्र, कोई भी भारत की जो आजादी की बात करता था उसको उठा करके सेलुलर जेल में बंद कर देते थे। मच्छी पुकार सुनी जाती है, शाम का एक सीन दिखाते हैं घंटा भर का, फांसी पे चढ़ाते हैं कि जो भी आजादी की बात करता था हंसते हंसते लोग फांसी पे चढ़ गए। आज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अब कितने ही अगर अनगिनत नाम लेंगे, लाखों लोग शहीद हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह कोई बीजेपी का वोटर है तो सुन के जाए कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, एक भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का आजादी में नहीं था साथियों। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नाखून तक नहीं कटवाया। आज ये मोदी और अमित शाह जो लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, तिरंगा लेके घूम रहे, 52 साल तक कोई काम की नहीं होगी जब हमारे दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 1931 में बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए और उन्होंने कहा हमारे बेटों के लिए आरक्षण चाहिए। पीछे से राजरत्न की डेथ हो गई, उन्होंने अपने 4 बेटे मरवा दिए, लेकिन वो इसलिए मरवा दिए थे, उन्होंने सोचा था कि मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं, संविधान तैयार हो रहा था और उनकी एक इच्छा थी कि मैं संविधान में आरक्षण दिलाऊं, मेरे बेटे कलेक्टर बने, मेरे दलित का बेटा एसपी बने, मेरे दलित का बेटा कैबिनेट बने। अगर आज संविधान नहीं होता गोविंदराम मेघवाल कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता। ये भी हम संविधान में था। आज मुझे दुख होता है, हम पढ़ लिख करके लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम लोग 20-20 मुकदमे झेल रहे हैं। हमारे लोग इतिहास को पूछ रहे हैं, अरे तुम पैदा नहीं उस टाइम तो गोविंदराम जेल में गए थे हॉस्टल के लिए, मैंने जमानत नहीं कराई थी 17 दिन। मैंने कहा हमारा आदमी लाठी से डरता है, हमारा आदमी पुलिस से डरता है, हमारा आदमी कानून से डरता है, क्योंकि हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। आज भी हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, हम अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। कोई बीमार हो जाएगा तो कोई कह देगा कान में तेल डाल लो, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बाया जी के प्रसाद चढ़ा दो। एक बार मेरे देवी देवताओं के मुकदमे हो गए थे 10 मेरे पर, इसलिए मैं डरने लग गया, क्योंकि इस देश में 33 करोड़ देवता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बालेंद्र सिंह जी अगर डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में नहीं आते तो आज ये जो समाज चमक रहे, इनके कपड़े जो साफ सुथरे अफसर बन गए हैं, ये पद हमें नहीं मिलते साथियों। इसलिए मैं देवताओं का विरोधी नहीं हूं, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस देश में लक्ष्मी और सब गरीबी झेल रहे हैं। इस देश में सरस्वती की पूजा हम करते हैं, लक्ष्मी की दूसरी जगह जा रही है, अमेरिका में जा रही है। सबसे ज्यादा हमारे बीच में गरीबी है, सबसे ज्यादा हमारे बीच में शिक्षा है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि ज्योतिबा फुले जो डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, उन्होंने कहा था शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपये पैसा नहीं, और रुपये पैसे के बिना आपका जीवन जो है वो पशु के बराबर है। वो हालत ही सूत्रों की है, क्योंकि मनु में लिखा हुआ है, स्मृति में आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इनकी जुबान खींच लो। इसलिए संविधान का कमाल है कि आज हम कुर्सियों पे बैठे और हम भी शेर की तरह दौड़ रहे हैं, रोक नहीं सकता कोई। रोकने वाले को पता लगेगा कि पीछे समाज खड़ा है। इसलिए हे मेरे किसान भाइयों, हे मेरे दलित भाइयों, हे मेरी माँ बहनों, कि अम्बेडकर ने 4 बच्चों का वध करवा करके, अपनी डेथ करवा कर, शहीद करके आपको संविधान दिया, और आप आपस में बैठे लड़ रहे हो। आप उस बात को समझ नहीं रहे हो, आप संविधान को समझ नहीं रहे हो। इसलिए हमें प्रास्ताविकता पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज हमारा देश में प्रजातंत्र खतरे में। ठीक कहा बालेंद्र जी ने, संविधान को जलाया जा रहा है,
संविधान खतरे में कैसे है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस राहुल गांधी के घर में 2-2 शहादत होगी, इंदिरा गांधी जी के 100 गोलियां लगी, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया, आज वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। उसको देखो आप, उसने क्या कहा कि मेरी तरह एक कोलार में लोकसभा में 19 में कह दिया कि ये नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके भाग गया, आपका ये मोइल चौकसी 15,000 करोड़ रुपए बैंक से लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए बीजेपी का सांसद विजय माल्या लेके भाग गया। इन सब के आगे शर्म मोदी क्यों लगता है? इसके ऊपर उनको 2 साल की सजा होगी। भारत के अंदर आपको 2 साल की कहीं सजा नहीं मिली होगी। आप संविधान उठा के ले लो, निर्णय मंगवा लेना। निर्णय वो इसलिए दिया कि कभी राहुल गांधी जी 35 किलोमीटर की यात्रा निकाल के मांग कर रहे हैं महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, जगह जगह हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा दिए, इनको बंद करो। अभी पार्लियामेंट में हमारे जो दलित प्रधान अध्यक्ष खड़गे 9 बार पार्लियामेंट में गए, उन्होंने बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में भी बुद्ध का मंदिर बनाया है, स्तूप। वो अध्यक्ष है। आप एक बार हमारे जो खड़गे साहब अंबेडकर सोच के व्यक्ति हैं, वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके लिए एक बार आप ताली बजाने का काम। उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में? मोदी जी और अमित शाह जी खड़े होकर बताइए, अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा है तो बताइए कि मुझे शूद्र क्यों बनाया, मुझे मेघवाल क्यों बनाया, मुझे बलाई क्यों बनाया, मुझे चमार क्यों बनाया, हमें कुम्हार क्यों बनाया, हमें सुथार क्यों बनाया? कोई दलित में, कोई ओबीसी में, कोई अनुसूचित जाति में, और सबको कहते हो हिंदू। जब आज कहते हो हिंदू धर्म खतरे में है, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिसके मंत्री हिंदू, जिसके कलेक्टर सब हिंदू, अरे फिर भी तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म के ठेकेदार पूरे केंद्र में बैठे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती साथी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे दलित भाइयों, मेरे कमेरे वर्ग के लोगों, या 2 नंबर के लोग सारे दिन भर रुपए गिराने में काम करते हैं और हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर से गरीबी नहीं जा रही है, क्योंकि हम संविधान को नहीं पढ़ रहे। हमारे में एकता का भाव है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर है, लेकिन आप एकता करके वोट डालोगे तो आपको एमएलए, एमपी, कलेक्टर, प्रशासन सारा पूछेगा। लेकिन अगर हम चुनाव के टाइम अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे, कहेंगे नहीं साहब मेरी तो उनसे नहीं बनती, मेरी उनसे नहीं बनती, मेरी तो जो है महेंद्र जी से नहीं बनती बड़ाई से, इसलिए मैं तो उधर के खिलाफ डालूंगा, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा साथियों। ये वोट की ताकत है। आप सरपंच बनाते हो क्योंकि पहले राजा राजानी के घर में पैदा होता था और आज राजा ढोलकी में पैदा होता है। ईवीएम मशीन पैदा करती है। इसलिए मैं कहने आया हूं, मैं देख रहा हूं अभी 2 अप्रैल को प्रोग्राम हुआ, अभी सब डॉक्टर साहब ने बता दिया। मैं जब आंदोलन कर रहा था, ये डॉक्टर साहब वहां वेटरनरी में डॉक्टरी कर रहे थे। मेरा इतिहास एक दिन का नहीं है। अगर कोई भी आज जो 20-30 साल का उम्मीदवार कोई भी खिलाफ में लिखते हैं व्हाट्सएप पर, घर में बैठने लिखने से बात नहीं पड़ेगी। अगर आपको इतिहास जानना है तो मैं भेज दूंगा, 20-20 मुकदमे लड़े हैं। कौन से चक्कर में पड़ रहे हो? हमसे सीखना है तो बहुत कुछ है, अन्यथा मैं कह रहा हूं, मेरा आवाज है कि हमने लड़ाइयां लड़ ली, हम कैबिनेट मंत्री बन गए। अब आप जवानों को लड़ाई लड़नी है, लड़ो आप एकता की लड़ाई, करो आप समाज को मजबूत। अगर आपके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, करो आप नेतृत्व। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को। आज 4 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले नहीं बने। बताओ हमने क्या कर लिया किसी का? 2 अप्रैल 18 को सरकार किसकी थी? सरकार थी बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा थी। क्या कर लिया हमने? आज सरकार ने मुकदमे हटाए, आज एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। ऐसे मेरा मुकदमा वापस लिया था मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुकदमा था सदर थाने बीकानेर का, कोर्ट में था, उसने मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये मुकदमा हटाना जरूरी है। मुझे ये नहीं कहा मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, लेकिन उनकी सोच दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा मुकदमा हटाऊंगा आपका। मैंने कहा साहब जज मना कर रहा है, फिर के जाके ज्ञान लो, पता करो क्यों नहीं हो रहा वापस। मैं गया वकील के पास, जज लोगों से जानकारी ली। उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट में जाओ, आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा। जब सरकार ने ले लिया, लंबा नहीं चल सकता। मैं गया हाई कोर्ट जोधपुर और 2 महीने के अंदर मेरा मुकदमा निरस्त हो गया। अब जो मुकदमे सरकार ने ले लिए, अरे अगर कोर्ट में कोई जज बदमाश बैठा है, बदमाश कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर मेरे खिलाफ कोई मानना नहीं आ जाएगा। पर कोई विपरीत विचारधारा का बैठा है और मान लो वो मुकदमा वापस नहीं दिया,
आपको ज्ञान होना चाहिए। आप वकील बनाओ, हाई कोर्ट में जाओ, आपका मुकदमा वापस आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी जेलों में मैं गया था, मैं जेलों में रहा भी हूं, और मैंने देखा है कि जेलों में बहुत कम लोग हैं। कोई है तो भी गलत मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई औरत के मामले में, कोई भाई के मामले में। तो मैं ये तो नहीं कहता कि जेल की वैकेंसी आप भरो, पर मैं कहना चाहता हूं तुम स्वाभिमान की जिंदगी जियो। लोग स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हैं, 20-20 मुकदमे लड़ते हैं। ये मैं आपके सामने खड़ा, मैं आपका भाई, मेरे ऊपर कोई गंदा मुकदमा नहीं मिलेगा। मेरे से पुलिस नाराज रहती थी, मैं दलित के साथ एट्रोसिटी होती थी, मैं आंदोलन करता था। 20-20 हजार आंदोलन की, 20-20 हजार की भीड़ हुई। मैंने 2012 में आंदोलन किया, किसान हत्याकांड, पुलिस को मैंने मुलजिम बनाया। मैं 92 में लड़ा अम्बेडकर हॉस्टल की लड़ाई, उसके अंदर भी आज हमने उसी टाइम अम्बेडकर हॉस्टल की जमीन ले ली, और आज मैंने वहां 100 कमरों का ऐलान किया हुआ है, वहां हमने निर्माण चालू करवा दिया। ये हमारा इतिहास है। इसलिए साथियों, खाली फेसबुक पर किसी को गाली देना, कोई गंदे लड़के बैठे हैं बीजेपी के एजेंट बन गए। जिस टाइम मैंने पहली लड़ी थी, आपको बता दूं, किसमें गांव में, बीकानेर में, छोटा सा, उस गांव का आदमी है अर्जुन राम मेघवाल। आज वो केंद्र में मंत्री है, वो टेलीफोन ऑपरेटर था। मैं स्टूडेंट लीडर था कॉलेज के अंदर, वहां एक हत्या हो गई थी मेघवाल, लिच्छू राम। मैंने आंदोलन किया, बॉडी लेके कलेक्ट्रेट में बैठ गया, मैंने कहा मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। और इस टाइम उन्होंने कहा था कि कहां फंस रहे हो मेघवालों में, लेकिन मैंने कभी अर्जुन राम की आलोचना नहीं की। आज वहां लिच्छू राम सही लिखा हुआ है। गोविंद राम का इतिहास देखना हो तो अर्जुन राम मेघवाल के गांव चले जाना, अर्जुन राम से फोन पे पूछ लेना कि तुम तो ऑपरेटर थे और गोविंद राम ने लड़ाई लड़ी और उन मुलजिमों को गिरफ्तार कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, संघर्ष 130। आज हमारा जो बुद्ध है वो जात से क्षत्रिय था, वो भारत में पैदा हुआ, राजा का बेटा था, लेकिन उसने देखा कि एक न एक दिन मरना है, तो वो साधु बन गए। उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया। उस लाइन को पकड़ा किसने? डॉक्टर अम्बेडकर ने। गुरु किसको बनाया? ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले कौन थे? जात के माली थे। 1848 में उन्होंने कहा कि ये जो इस देश में जातिवाद है, जिनको सूत्र बना के रख रखा है, एक दिन इस देश में क्रांति आएगी और जो ये ऊंचे लोग बैठे हैं इनको भी समानता के रास्ते पे आना पड़ेगा। ये ज्योतिबा फुले लगा। ज्योतिबा फुले की भाई थी पत्नी सावित्रीबाई। सावित्रीबाई ने 1848 के अंदर महाराष्ट्र में स्कूल खोली। महाराष्ट्र में किसके लिए? इन महिलाओं के लिए। उससे पहले महिलाओं को कैसे पति के साथ दहन होना पड़ता था, ढोल नगाड़े बजा के, वो आप सब जानते हैं, मैं उस बात का रिपीट नहीं करना चाहता। उसी सावित्रीबाई की बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने पकड़ा और संविधान के अंदर बराबर का दर्जा दिया, पुरुष और महिला को बराबर का दर्जा दिया। आज उनको बराबर शिक्षा का अधिकार है। आज इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रह गए, आज ममता पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन गई, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए साथियों, आप भी जो सरपंच बनाओ उनको घूंघट में मत रखो, आप उनको पंचायत के अंदर बिठाओ, उनको सरपंची करने दो। बाबा साहब जब पढ़ करके वापस आए, उनकी हालत ये देखी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अभी बराक ओबामा थोड़े दिन पहले जो राष्ट्रपति था अमेरिका में, उसने कहा कि 300 सालों का सर्वे करवाओ कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। उस सर्वे में निकल के आया, उसका नाम था, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। रात रात में अम्बेडकर नहीं बन जाते हैं। जय भीम खाने करने से अम्बेडकर नहीं बन जाओगे। अगर बीजेपी और आरएसएस के हाथ में खेल करके और अम्बेडकरवादियों का विरोध करोगे, उनके भाषण भी बीच में रोकोगे, ऐसे लोगों को आने वाले समय में समाज जो है चौराहे पे खड़े कर करके तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। अम्बेडकरवादी बनने के लिए बहुत समय लगा था साथ। मैं जब स्टूडेंट बनकर के निकला 1992 में मैं जेल गया। किसके लिए गया? जब मैं बीकानेर पढ़ने के लिए आया, दलितों को सर्व जाति में मकान नहीं मिलता था, हमें रहने के लिए जगह नहीं थी। मैंने आंदोलन खड़ा किया, हमें अम्बेडकर हॉस्टल की जमीन अलॉट करें। मैंने 92 का आंदोलन किया। भैरव सिंह मुख्यमंत्री थे, हमने पुलिस का टेंट जला दिया जहां कब्जा किया था। हम पुलिस की चौकी को तोड़ दिया, पुलिस के सिपाहियों के साथ मारपीट हो गई, उसको लेके हमें जेल में डाला। मेरे साथ 7 आदमी थे।
अभी एक अजमेर के अंदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसका नाम है वीर बहादुर सिंह। एक आपका लालचंद दोसा के अंदर एडिशनल एसपी जो है उस टाइम डॉक्टरी कर रहा था, वो भी मेरे साथ जेल में था। मैं इस सबूत के लिए बता रहा हूं, मैंने डिग्री भी की है वहां से। मेरे पास मोदी वाली डिग्री नहीं है फर्जी कि पूरे भारत में फील्ड से मिल लो, मोदी के साथ पढ़ा हुआ आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने जब 10वीं की थी, कॉलेज में पास की थी 80 में, मुझे याद है कि उस टाइम में कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर 80 के बाद में आया है, और उनकी डिग्री अब बता नहीं रहे, लुका रहे। अमित शाह जी कह रहे हैं क्या जरूरत है डिग्री की। जिस तरह से वायुयान चला जाता है, हवाई जहाज जो ऊपर हमारा घूमते हैं, उपग्रह जब घूमने लग जाते हैं तो फिर उनकी डिग्री क्यों पूछ रहे, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन आपने देखा है बात पर बात, झूठ झूठ पर झूठ। जब 2014 में आए, इन्हीं मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में तो यूं ही आ अपने दोनों हाथों से मीठी मीठी थाली बजाकर और आपको मेरे साथ साथ गाना है। और कहने वाले भाई साहब से उम्मीद रहे कि सभी दर्शकों की फोटो हमें से आपकी कहते हैं ओ हम चैन से, ओ हम चैन से, हम चैन से अपना सोते अपने बीच में मंत्री जी आ चुके हैं और कार्यकर्ता से निवेदन